R.D. Burman completely changed the course of music. इनके अनरिलीज गाने हिट हैं आज भी। मैं बोलता हूँ यूट्यूब पे आपके पास चूचू टीवी है, लिटिल मदर गूज है, आज भी बच्चों को लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा सुनाया आज भी। He was very very experimental. He walks into the studio और कह रहे यार एक बीच का इंटरव्यू म्यूजिक है, उसमें कुछ नया साउंड चाहिए मुझे बस। तो उन्होंने बोला काम करो, तू शर्ट उतार के ना वो रिकॉर्डिंग बूथ में लेट जा टेबल पे। एंड आरडी ने पूरा एक रिदम तैयार किया, उनकी बीट पे बजाया। I was reading an interview of Ronaldo. आप बिलीव नहीं करोगे, at the time of that interview, his caller tune was तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। At his peak, he was doing as high as 22-23 films in a year. Most albums blockbusters. But went through definitely a very, very rough patch. 26 of his films flopped. हालात ने उन्हें बिल्कुल पूरी तरह जख्मी कर दिया था, तोड़ दिया था। लेकिन वो आर.डी. बर्मन था, चैंपियन था। उसने सारी अपने अंदर की एनर्जी जमा करके वो नॉकआउट पंच 1942 की म्यूजिक में दे के दिखा दिया। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। आपने डॉक्यूमेंट्री पे काम किया एंड एज आई अंडरस्टैंड, मैं आज सुबह चेक कर रहा था 8.9 IMDb पे उसकी रेटिंग चल रही है और जबरदस्त कमेंट्स मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। बट व्हाई आर.डी. बर्मन? आरडी जो है वो एक ऐसा फिनोमिनन है, आई डोंट थिंक इंडिया हैज सीन अ फिनोमिनन लाइक दैट एवर। ही इज नो मोर फॉर 3 decades बाय द वे। जी, लेकिन आज भी आप रियलिटी शोज देख लो, चाहे इंडियन आइडल हो, सारेगामा एक्सेट्रा, हर सीजन में एक एपिसोड विल बी डेडिकेटेड टू आर.डी. बर्मन। बिल्कुल। स्पॉटिफाई पे ही इज अमंग्स द मोस्ट लिसन्ड आर्टिस्ट इवन टुडे। यूट्यूब पे देयर आर सम 13 करोड़ व्यूज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर हिज सॉन्ग्स। अलग ही लेवल का क्रेज है आज भी। और मुझे तो ये लगता है कि मतलब वो होता है ना, लेजेंड और जीनियस में क्या फर्क है। तो लेजेंड तो वो होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनसे पहले इससे अच्छा काम नहीं हुआ था, कुछ बढ़िया सा अलग सा करके जाते हैं। जीनियस वो है जो अपने से आने वालों से अच्छा काम करके जाए। क्या बात है। ये आर.डी. बर्मन है। मतलब अच्छा गाना सुन के हमारे मुंह से निकलता है वाह क्या गाना है यार, मजा आ गया, मजा आ गया। आर.डी. बर्मन का गाना सुन के हमारे मुंह से निकलता है आह क्या गाना, सीधा दिल को लगता है। तो वहां से आ की जर्नी जो है उसको समझना है इन वॉट एवर वी डू, कॉर्पोरेट हो, अपना प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ एंड सो ऑन, वॉट एवर बी योर स्टेट ऑफ mind and whatever is your stage of life and career, you have so many things to learn from this man. I mean, recently मैंने शशि थरूर का मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ बीबीसी पे, और उनसे पूछा गया कि भाई आप सेंट स्टीफेंस में थे अर्ली 70s में, आप लोगों का इंटरेस्ट क्या था? तो बोला नहीं कुछ नहीं, हम तो जब पार्टी होती थी तो आर.डी. बर्मन के गानों पे डांस करते थे। एंड he goes on to make a beautiful statement. He says, if this man was not composing in Hindi, if he was composing in English, he would have been an international rock star. Just to give you some trivia, in the last 5-6 years, there have been at least 20-22 films, mainstream films, जिनमें एक गाना आर.डी. बर्मन का है। रोमेन सॉन्ग प्रमोट हो रहा है, ट्रेलर में आ रहा है। अभी इस साल जैसे एक फिल्म आई थी राजकुमार राव की, भूल चूक माफ। देन देयर वाज संजू मुबारका, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। इन सब में आर.डी. बर्मन का गाना है। देयर इज नो मार्केटिंग, जस्ट on the sheer power of his music and the connect he has with the youngsters, he's still on. This is the power of R.D. Burman. अब धीरे धीरे जब मैंने उनकी लाइफ के बारे में पढ़ना शुरू किया, फिर वो फिल्म बनी पंचमन में जिसमें ब्रह्मानंद सिंह ही इज द डायरेक्टर एंड आई कोलैबोरेटेड विद हिम। जब हम लोगों से मिले, उनके इंटरव्यूज लिए, nobody asked for a single rupee. They all gave hours and hours of time. लोगों के आंसू निकल रहे हैं एकदम। वो आर.डी. को याद करते करते गुलजार साहब हैं, जावेद अख्तर हैं, आशा जी हैं, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, शंकर एहसान लॉय, विशाल भारद्वाज, everybody had the same emotion. See, it doesn't matter what they say about you. What matters is with what intensity they say about you. और आर.डी. का एक अलग ही इंटेंसिटी है। तो मैंने देखा यार ये म्यूजिक ठीक है, म्यूजिक तो बहुत लोगों ने अच्छा दिया है, पर वो एलिमेंट क्या है, वो एक्स फैक्टर क्या है? His personality. The man, he was larger than life.
स्टेज पे बाइक पे आते थे। तो उन्होंने एक मुंबई ट्रैफिक पुलिस के लिए कॉन्सर्ट किया है, चैरिटी कॉन्सर्ट था। शम्मी कपूर हैड अरेंज्ड, रोड सेफ्टी का कैंपेन था, आर डी बर्मन नाइट। उसका मेरे पास फोटो है। एक सिख जो कांस्टेबल हैं या इंस्पेक्टर हैं, वो बाइक पे आयल पे, मतलब आयल पे बाइक पे, पीछे आर डी बर्मन माइक लेके गा रहे हैं और ऑडियंस के बीच में से बाइक आती है स्टेज पे। क्या एंट्री है भाई। ये था वो आदमी। अक्षय कुमार वाली एंट्री हो रही है और इंटरनेशनल लेवल का म्यूजिक भी चल रहा है। वही आदमी अमर प्रेम, क्लासिकल म्यूजिक, मतलब वो सुन के चकरा जाए कोई भी क्लासिकल म्यूजिशियन की, यार चल कर रहे ये चल क्या रहा है। 2-3 राग उसमें मिक्स हो रहे हैं, रात के गाने में सुबह का राग, सुबह के गाने में ये, क्यों? क्योंकि he has to bring out the character of the story. And by the way, remember, he was not an independent composer. He was making for films. करेक्ट। जो गाने आज भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं वो फिल्म्स के लिए बने। सिचुएशनल बाउंड्री कंडीशंस कितनी है उस आदमी के काम में, कंस्ट्रेंट्स कितने, बट दैट एनर्जी दैट ही ब्रॉट, दैट मैडनेस दैट ही ब्रॉट, अनदर लेवल। आई डोंट थिंक वी हैव अ पैरेलल एज ऑफ नाउ, बट सो मच दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम आर डी बर्मन। तो आपका सवाल था कि भाई व्हाई आर डी? दिस इज व्हाई आर डी। और जो मैं देख रहा हूँ, सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी है या फिर उनको रीडिस्कवर किया जा रहा है। आईफोन्स के प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं, ग्रैमी नॉमिनेशंस हो रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आईफोन 13 अभी जब लॉन्च हुआ कुछ 2-3 साल पहले जी, कुपर्टिनो में, टिम कुक के इवेंट में लाइव आईफोन 13 का एड, द बैकग्राउंड म्यूजिक वाज कंप्लीट दम मारो दम एंड विद नो चेंज। मतलब वो इट वाज अ रेंडिशन बाय समबडी। उससे पहले विद नो चेंज मुझे याद आता था आईफोन एक्स का जो एड था, हाँ जी, इट वाज एज इट इज, म्यूजिक नॉट रीमिक्स्ड, नॉट एडिटेड, ओरिजिनल म्यूजिक ऑफ आर डी बर्मन फ्रॉम 1980 फिल्म कॉल्ड द बर्निंग ट्रेन, द मेगा स्टार, दैट स्टाइलिश फिल्म। और जो काम आर डी ने उस मूवी में किया है, नेचुरल साउंड्स, बॉम्बे सेंट्रल में 2 ट्रैक्स के बीच में बैठ के रिकॉर्ड किया उन्होंने। क्या बात कर, स्टीरियो साउंड है, ट्रेन की रियल वॉइस है उसमें, कोई सैम्पलिंग उस समय थी नहीं। ये आदमी वहां बैठ करके रिकॉर्ड कर रहा है। दैट इज आर डी बर्मन फॉर यू। उसमें उन्होंने ही हैड गॉट, हम बात भी करेंगे इस बारे में, ही गॉट सम इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम अमेरिका, और वो खुद जमीन पे सो जाएंगे लेकिन उनके इंस्ट्रूमेंट साफ सुथरे, एसी में अच्छी जगह पे पड़े होने चाहिए। तो ऐसा आशा जी बताती हैं कि इनका एकदम वो था पैरानोया अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेके, कि मुझे कुछ मत दो बट इनको कुछ होना नहीं चाहिए। अपनी गाड़ी में लेके जाते थे। क्या बात है। दैट कॉम्पिटिटिव एज, सेम सेट ऑफ इनपुट्स, वेरी डिफरेंट आउटपुट। वही म्यूजिशियंस, वही इंस्ट्रूमेंट्स, वही स्टूडियो, आर डी बर्मन्स म्यूजिक साउंड्स डिफरेंट वाह, देन एनीबडी एल्स। एंड इवन टुडे, मतलब मजाक में लोग कहते भी हैं कि भाई खाना, गाना और पगड़ी, ये फिर से आप एक जैसा नहीं बना सकते या बांध सकते। तो जो गाना एक बार बन गया, जिस तरह से आपने कुछ बना लिया, फिर से आप बोल रहे हैं यार वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा है। Correct. और पगड़ी के लिए भी हमेशा हर बार नई तरीके से बंधेगी। आर डी बर्मन का म्यूजिक रीमिक्स हुआ है, बट देयर इज नो वे यू कैन रिक्रिएट इट। और एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं फॉर यंगस्टर्स। आई वाज रीडिंग एन इंटरव्यू ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी। At the time of that interview, his caller tune was "तुझसे नाराज नहीं जिंदगी." हाँ? He's mentioned that. This is in Times of India. वाह, That is R.D. Burman. वाह, ऑसम। बहुत बढ़िया टेक ऑफ आए। तो गौरव, काफी तारीफ की हमने इस पॉडकास्ट को लेके, और गुड गोबर शो पे अगर हमने गुड गोबर शो के लहजे में इसको प्रेजेंट किया तो हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा। गुड पे अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि उनका नाम पंचम आया कैसे? S.D. Burman was very close to अशोक कुमार दादा मुनि। अच्छा। वो अपने जमाने के बड़े सुपरस्टार। और एक दिन पंचम नाम कैसे पड़ा उनको, बचपन में एक्चुअली जब पैदा हुए थे टुबलू बुलाते थे, टुबलू, और ये रो रहे थे और अशोक कुमार ने बोला, सचिन दा ये तो एकदम पंचम 5th नोट पे रो रहा है। पंचम नाम वहीं से अच्छा, वहां से रखा है जी। तो ये दादा मुनि का दिया हुआ, एंड एज कंफर्म्ड, वेरीफाइड, डॉक्यूमेंटेड बाय मिस्टर आर डी बर्मन हिमसेल्फ। तो थोड़ा सा बताइए, 70s और 80s में उनकी पॉपुलैरिटी कितनी बड़ी थी? At his peak, just in a movie, if you have music by R.D. Burman, थिएटर्स भर जाती थी। मतलब हमारे पास इंटरव्यू है नासिर हुसैन साहब का, बिग प्रोड्यूसर, बिग डायरेक्टर, म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर्स। ही डिड 9 फिल्म्स विद R.D. Burman। अच्छा। और 70s 80s में नासिर हुसैन पॉसिबली इज द ओनली
successful producer director who never worked with Amitabh Bachchan still got a lot of success because he had the other big B, the big Burman, RD. तो ये नासिर हुसैन बता रहे हैं इंटरव्यू में कि हम किसी से कम नहीं, जो फिल्म में, तो ब्लॉकबस्टर हिट 1977, उस फिल्म में जो 10 मिनट का सीक्वेंस था, देयर वर 4 सॉन्ग्स, आ दिल क्या, तुम क्या जानो, मोहब्बत क्या है, या चांद मेरा दिल, ये सब जो गानों का एक सीक्वेंस है, पूरा एक मेडले है पूरा। आज सुबह सुन के आया मैं चांद मेरा दिल। अरे क्या बात है, बट अनबिलीवेबल, 10 मिनट्स इन अ मूवी, इन एन एरा। आप गाना डाल दो तो लोग वॉशरूम चले जाते थे या सिगरेट ब्रेक या कुछ खा रहे हैं बाहर जाके, तो गाने के बीच में लोग ब्रेक लेते थे फिल्मों में। 3-3 घंटे की फिल्म चल रही है, हम किसी से कम नहीं के डायरेक्टर खुद बता रहे हैं कि लोग रोज आते थे, टिकट लेते थे, गाने सुनते थे। ये म्यूजिक सीक्वेंस जब हो जाता था, फर्स्ट हाफ में ही शायद था, दे यूज्ड टू गो टू वर्क, फिर अगले दिन आएंगे क्योंकि यूट्यूब वगैरह नहीं है, टीवी वो सब, फिर अगले दिन आके सारे म्यूजिक सीक्वेंसेस देख के फिर चले जाएंगे। पीपल यूज्ड टू डू रिपीट वॉच ऑफ हम किसी से कम नहीं फॉर द म्यूजिक ऑफ आर.डी. बर्मन। दैट वाज हिज पावर, दैट वो होता है ना, क्राउड पुलिंग पावर थी वो। At his peak, I would say in 70s, 80s, unstoppable. You will not believe he was doing as high as 22, 23 films in a year. Most albums blockbusters. आज भी सुन रहे हैं लोग। मतलब ये शायद इकलौते कंपोजर होंगे इनके जो फ्लॉप फिल्मों के भी लेसर हर्ड सॉन्ग्स हैं, वो पॉपुलर है। That is how. And just to give an example of some of the songs I'm talking about, मतलब आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, ओ मेरे सोना रे, ये शाम मस्तानी, दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, सामने ये कौन आया, महबूबा महबूबा, शान के गाने अगर आप देखो, तेरे बिना जिंदगी से, आंधी, तुमसे मिलके ऐसा लगा, राइट अप टिल 1942, प्यार में दिल पे मार दे गोली, प्यार हमें किस, मतलब आई कैन गो, माय गॉड, तेरी ये नजर है। मैं तो भी वो गिने जो मुझे याद आ रहे हैं एकदम से। गानों की मैं लिस्ट बनाने लगूं, एटलीस्ट वी विल बी सिटिंग विद 100-200 सॉन्ग्स विच आर मोस्ट पॉपुलर, ह्यूज सॉन्ग्स। ये तो वो हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है जहां पे लोगों को बहुत पसंद है, दिल भर मेरे, जो आप आज बात कर रहे थे इस गाने के बारे में, and so on and so forth. I mean, he was very, very experimental. मतलब he used to, literally musicians बताते हैं कि R.D. Burman used to walk into the room and change the music. मतलब he was the king. He used to, मैं आपको examples देता हूँ, जैसे default challenge करते थे, रूम में घुसते थे, बोलते थे यार गिटार एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम प्लग करके बजाते हैं, और संतूर ऑन द अदर हैंड इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसको हम स्टिक से हिट करके बजाते हैं स्ट्रिंग्स पे। इन्होंने एकदम उल्टा कर दिया। इन्होंने कहा यार एक काम करते हैं ना, गिटार को पेन लो, उससे स्ट्रिंग्स पे मारो तो आपको पूरा 6 स्ट्रिंग मिलेंगी और कॉर्ड्स मिलेंगी, उसका एक अलग ही साउंड आएगा। और जो संतूर बजाते थे, चाहे पंडित शिव कुमार शर्मा हो या पंडित उल्लास बापट हो, दे हैव प्लेड फॉर आर.डी. बर्मन। उनको बोलते थे प्लग करो स्ट्रिंग्स को, एक अलग साउंड आएगी। आप बिलीव नहीं करोगे, महबूबा महबूबा में जो हम सोचते हो मैंडोलिन का पार्ट लग रहा है, हाँ, संतूर बजाया है उसमें, पर्शियन संतूर है जो शाह ऑफ ईरान ने गिफ्ट किया था, पंडित शिव कुमार शर्मा ने बजाया। क्या बात है। ही प्लेड दैट संतूर इन ईरानियन, जो अपने को स्क्रीन पे महबूबा जो मैंडोलिन पे जो उसका मैक्स साउंड, जो हाँ गाने का जो पूरा स्ट्रिंग साउंड निकल के आता है। ऑफ कोर्स देयर इज गिटार एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, बट संतूर उसमें प्रोमिनेंटली प्ले हुआ है। तो साउंड्स के साथ खेलना, दैट एक्सप्लोरेशन दैट आई स्पोक अबाउट, चेंज द डिफॉल्ट। अगर आप देखें, अभी रिचर्ड टेलर को नोबेल प्राइज मिला था बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पे, वेयर ही स्पोक अबाउट नज थ्योरी। सो इफ आई चैलेंज द स्टेटस को, व्हाट इज इट दैट आई कैन गेट आउट। फॉर एग्जाम्पल आर.डी. बर्मन ने दिन भर यही काम, इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते, कुछ नया करते हैं, मजा नहीं आ रहा है, नया साउंड लाते हैं। मतलब साउंड्स के साथ 4 मिनट के गाने पे साउंड्स के साथ खेलना। इमेजिन इफ ब्रांड्स डू दैट, इमेजिन इफ कंपनीज, टीम्स डू दैट, कितनी न्यूनेस क्रिएट हो सकती है। और आपको पता भी नहीं चला। ऐसा भी नहीं कि आपको यू हैव टू गेट सम रॉक स्टार्स इनटू योर टीम, यू आर जस्ट क्वेश्चनिंग द डिफॉल्ट एंड यू गेट योर रिजल्ट्स। सो दैट्स व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम। थोड़ा आप किसी पर्टिकुलर मूवीज के बारे में बता पाए जहां पे उनके एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक की वजह से, लाइक अदर डे हम बात कर रहे थे मासूम, थोड़ा उसके बारे में बताएं। अब देखिए, मासूम शेखर कपूर की डेब्यू फिल्म है, एज ए डायरेक्टर न्यू कमर हैं,
एज अ फिल्म मेकर, बजट, टाइट बजट पे बनी हुई फिल्म, एक तरह से आप थोड़ा सा आप कह सकते हैं आर्ट फिल्म की तरफ, बच्चों के साथ की एज, थी movie। हाँ बच्चों के साथ, बट है कमर्शियल, बट इट्स अ लिटिल बिट, अब हीरो नजरुद्दीन शाह हैं उसमें, शबाना आजमी हैं, Correct। सईद जाफरी हैं, तो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा स्लोअर लोअर बजट आर्ट फिल्म का एक उसमें एलिमेंट है। वहां पे देखिए आप आर डी बर्मन, आई मीन ही कम्स इन एंड चेंजेस द फेस ऑफ दिस फिल्म। टुडे मासूम में जितनी परफॉर्मेंसेस, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट रिटन बाय गुलजार साहब, ऑफ कोर्स डायरेक्शन ऑफ शेखर कपूर, वेरी रिफ्रेशिंग टेक ऑन चिल्ड्रन। नसीर साहब हमेशा बोलते हैं कि भाई मैं तो शेखर कपूर को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि जब जिस तरह से बच्चों को पोर्ट्रे किया गया फिल्म में, जिस तरह से बच्चों से एक्टिंग करवाई है, नेचुरल। हम्म। अब आप गाना सुनिए, लकड़ी की काठी, काठी काठी पे घोड़ा। तो बच्चे गा रहे हैं। वाह। मतलब उसमें उत्तम सिंह जो हैं, उन कंपोजर एंड बहुत अच्छे वायलिनिस्ट हैं, उनकी डॉटर ने गाया है। वो गा रही हैं कैसे, स्टूल पे खड़ा करके, क्योंकि उनका माइक तक हाइट नहीं पहुंच रहा है। अब वो द वे द सॉन्ग स्टार्ट्स, नेचुरल सिंगिंग है उसमें, कोई रिहर्स्ड ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम मतलब पहले होता था कि लता जी आशा जी से भी गवा लेते थे बच्चों की आवाज में, जी। नहीं बच्चे गा रहे हैं उसमें, बीच में वो टॉयज के साउंड्स आ रहे हैं और रिदम एकदम, मतलब आज भी मैं बोलता हूँ यूट्यूब पे आपके पास चूचू टीवी है, लिटिल मदर गूज है, आज भी बच्चों को लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा सुनाया जाता है आज भी, एंड दे टेक टू इट लाइक एनीथिंग। 2 साल का 3 साल का बच्चा उस पर झूम रहा है, वो एक उनको लग ही नहीं रहा है पुराना है गाना। जी। और मासूम के बाकी गाने, ऑफ कोर्स, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान क्या तुम्हें, स्पेक्ट्रम है यार, मतलब। हुजूर इस कदर, हम्म। ये जितने भी गाने आप सुनते हैं, व्हाट एन एल्बम, ही कंप्लीटली चेंज द फेस ऑफ दिस मूवी। कमर्शियल हिट तो बनी, इट वन आई थिंक ऑल द म्यूजिक अवार्ड्स ऑफ दैट ईयर, इंक्लूडिंग बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर आर डी बर्मन। एक फिल्म मुझे याद आती है, ये जंजीर के आसपास की फिल्म है, यादों की बारात। यादों की बारात। यहाँ पे इट्स अ प्रॉपर सलीम जावेद स्क्रिप्ट, रिवेंज ड्रामा, तो गुस्सा है बहुत उसमें, काफी मतलब इंटेंस सीन्स हैं, और इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट दैट वे। अब एक तरफ से आते हैं नासिर हुसैन, एक तरफ से आते हैं आर डी बर्मन, कहते हैं वेट वेट वेट, इसमें करते हैं कुछ। तो छोटे बड़े भाई को तो हीरोइन भी नहीं है धर्मेंद्र के पास, तो अब छोटे भाई को बना दिया रॉक स्टार मोंटू, एंड हिज बैंड इज कॉल्ड द एवेंजर्स। अच्छा। वहां गाने डाल दिए, आपके कमरे में कोई रहता है, लेकर हम दीवाना दिल। तीसरा भाई विजय अरोड़ा ने प्ले किया था, उनको हीरोइन दी गई जीनत अमान, एंड यू गेट सॉन्ग्स लाइक चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ओ मेरी सोनी मेरी तमन्ना। यादों की बारात इजीली इज द फर्स्ट हॉट म्यूजिकल पॉट बॉयलर ऑफ दिस कंट्री। दैट मसाला हिंदी फिल्म जब हम बोलते हैं, ये आर डी बर्मन की एक बहुत अच्छी बुक है, हमारी फिल्म के कुछ सालों बाद आई थी, विच इज रिटन बाय अनिरुद्ध बालाजी, आर डी बर्मन द मैन द म्यूजिक। उसमें दे मेंशन सो ब्यूटीफुली अबाउट यादों की बारात। तो मुझे तो ये लगता है कि यादों की बारात में जो इम्पोर्टेंस स्क्रिप्ट की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस म्यूजिक की है, एंड दैट कॉम्बो वाज सो डेडली। तो ये इम्पैक्ट था, आर डी एंटर्स, थिंग्स कैन चेंज। थोड़े बताओ यार, वो कौन से एक्सपेरिमेंट थे और कौन से वो गाने जहाँ पे एक्सपेरिमेंट की वजह से गाना छा गया था। अगर आपको याद हो तो देवानंद की एक फिल्म का बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, इट गॉट रीमिक्स्ड आल्सो रिसेंटली, ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, किशोरदा का। उसी फिल्म का एक और गाना था, रात गई बात गई, उसकी रिकॉर्डिंग होनी है, आर डी एंटर्स, सब लोग रेडी, पूरा स्टूडियो रेडी है, ऑल द म्यूजिशियंस आर रेडी, असिस्टेंट्स, एवरीथिंग अरेंज। आर डी कह रहे हैं यार एक बीच का इंटरल्यूड म्यूजिक है, उसमें कुछ नया साउंड चाहिए मुझे बस, तो ये नहीं चलेगा, नया लेके आओ। तो फिर हम अब स्टोर से अंदर से तुम्बा ला रहे हैं, लैटिन अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट्स ला रहे हैं, जितना रिदम है दुनिया का उनके सामने रखा जा रहा है, उनको मज़ा नहीं आया। तो उन्होंने देखा, उनके एक परकशनिस्ट थे, परकशनिस्ट क्या बोलो, सिटिंग मेंबर, वेरी वेरी रिस्पेक्टेड सीनियर मेंबर, अमृत राव काटकर। उनको बोला अमृत, तो अमृत उन दिनों में कुछ थोड़े चबी से हुआ करते थे, तो उन्हें बोला कि एक काम करो अमृत, तू शर्ट उतार के ना वो रिकॉर्डिंग बूथ में लेट जा टेबल क्या बात है। लोगों ने कहा यार ये क्या चल रहा है, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन। तो फिर अंदर जाते हैं आर डी बर्मन, एंड ही स्टार्ट्स प्लेइंग ऑन हिज बैक। आप इमेजिन करो कि तबले को ट्यून करने में हथौड़ा मार रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, कई लोगों को लगता है कॉन्सर्ट इसी में हो गया, पता चलता नहीं, तो ट्यूनिंग चल रही थी। अब किसी की पीठ को आप कैसे ट्यून करोगे? करेक्ट।
ऑन द स्पॉट दे आर वेटिंग फॉर द रिकॉर्ड। और ये देख रहा है कि किस साइज के बैग के ऊपर मैं म्यूजिक बैक पे कहाँ हाँ। स्केल ढूंढ रहे हैं, क्यों? Scale ढूंढ रहे हैं। इसके बाद गिटार आना है, फ्लूट आना है, कोरस आना है, आशा जी की साउंड आनी है, ड्रम्स आना है, तो उसके साथ मैच होना है। तो ये पीठ पे बजा रहे हैं एंड आरडी ने पूरा एक रिदम तैयार किया, उनकी पीठ पे बजाया। और मैं अपनी टॉक्स में ये क्लिप यूज भी करता हूँ, रात गई बात गई के इंटरल्यूड में है ये। फिल्म इतनी चली नहीं, लेकिन ये पीस आज तक लोगों को याद है। हाँ। बट इमेजिन दैट क्रेजीनेस, ही मस्ट हैव थॉट अबाउट ऑल ऑफ दिस ऑन द वे टू द स्टूडियो। हाँ। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये गुलजार साहब का भी एक अलग एंगल है। दिस इज नॉट तेरे बिना जिंदगी से या मासूम वाला एंगल। ही डिड अ फिल्म कॉल्ड किताब, और उसमें ट्रेन का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल था फिल्म में, क्योंकि बच्चा अपने घर से भागता है, ट्रेन कई बार स्क्रीन पे दिखाई जाती है। आर.डी. बर्मन इज टेलिंग हिम कि यार कुछ नया साउंड यूज करते हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ कि आर.डी. ने ये साउंड लाए कहाँ से। हाँ। ही वॉज इन अमेरिका, वो कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हैं, बहुत एक फेमस बैंड था टेम्पटेशंस। दे वर नोन फॉर द यूज ऑफ सम ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, एंड उस समय तक फ्लैंजर करके एक इंस्ट्रूमेंट बहुत पॉपुलर हो चुका था। जस्ट चेंज द टोन ऑफ द गिटार, तो गिटार के साथ वो लगा हुआ है और एक अटैचमेंट है। हार्डी ने वो साउंड सुना है, नाडी वॉज फ्लोर्ड कॉन्सर्ट में। बॉस ये चाहिए मुझे। इंडिया में तो किसी ने, मतलब बहुत लोगों को पता नहीं था। ही वेंट बैक स्टेज, टेम्पटेशन से बोल रहे हैं मुझे ये, व्हाट वाज इट, टेल मी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा एक स्टोर है, आप वहाँ पे कल आइए, हम आपको बताते हैं। तो व्हेन ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ कि आई एम अ कंपोजर है। अगले दिन ये जाते हैं वहाँ पे, स्टोर पे इन्हें बुलाया जाता है। टेम्पटेशंस जो बैंड है, दे परफॉर्म फॉर हिम। ये है भाई, ऐसे यूज होता है, ये ऐसा होता है करके पूरा इनकी डिस्कशन चल रही है। एंड देन आर.डी. बर्मन ब्रॉट द फ्लैंजर फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंडिया। उन्होंने फ्लैंजर यूज करके गिटार का पूरा टोन चेंज किया, और जो गाना, वेरी पॉपुलर सॉन्ग धन्नो की आंखों में, दैट इज फ्लैंजर। अब गुलजार साहब और पंचम सोच रहे हैं यार, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गाने में ट्रेन के पीछे ये साउंड आ रही है, अटपटी सी साउंड है, कोई बोलेगा यार थोड़ा ऑड लग रहा है, ट्रेन से तो लिंक ही नहीं हो रहा है। तो अब गुलजार साहब का ब्रेन देखिए, इन लोगों ने मिलकर कैसे सोचा होगा। फिल्म में जब जब ट्रेन आती है तो बैकग्राउंड में वो साउंड चल रहा है फ्लैंजर का, सो दैट बाय द टाइम द सॉन्ग कम्स, You already tuned to the song. Oh. ऑडियंस हैज बीन प्राइम्ड टू इट। फिल्म के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करना, द बाउंड्री कंडीशंस वी वर टॉकिंग अबाउट, दैट इज द मैजिक ऑफ कोर्स यू नीड अ पार्टनर लाइक गुलजार साहब और नासिर हुसैन और सम अदर पीपल हु आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट। बट इस एनर्जी को अगर आप रोकते तो फिर धन्नो की आंखों में नहीं होता। करेक्ट। अगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूं कि आपने जो इतना डीप स्टडी किया है उनकी लाइफ के ऊपर, उनके गानों के ऊपर, और खास तौर पे डॉक्यूमेंट्री का एक्सपीरियंस है जहां पे यू हैव मेट, इंटरेक्टेड विद पीपल विद हुम ही वर्कड, आप इस पोजीशन में है, थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करके बता पाए कि उनका एक मैजिकल रेसिपी क्या था इतने ब्लॉकबस्टर बनाने का? हाँ, मतलब आई थिंक हमने इतने एक्सपेरिमेंट्स की बात की, मैं तो ये कहूंगा कि इफ पीपल वांट टू एक्सप्लोर मोर, देयर इज पंचम मैजिक, एक बहुत प्यारा ग्रुप है यूट्यूब पे, इट हैज अ लॉट ऑफ रेयर वीडियोस ऑफ आरडी। आपने मैजिक बोला, एक और एक्सपेरिमेंट्स पे डेडिकेटेड बहुत बढ़िया चैनल है, मेरा दोस्त है मैडी, ही इज अ कंपोजर, माधव, पंचम तंत्र, आई थिंक उनके भी काफी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल है। पर मैडी ने मुझे एक बहुत प्यारी बात बोली थी कि यार पंचम दा आर.डी. बर्मन जब हम गूगल करते हैं, कोई और कंपोजर नहीं है जिनकी इतनी फोटोज अपनी टीम के साथ आती है। टीम के साथ फोटोग्राफ, इतनी प्यारी बात है। देखिए, मैजिक कैन नॉट बी डन अलोन, you cannot create a symphony by whistling alone, even if you're bloody genius. You need people, you need a team. आरडी का मैजिक ये था, the way he took his team along, मतलब हम इतने लोगों से मिलता हूं मैं, and being myself from corporate and having worked in startups, interacting with so many people during my talks, a lot of people come to me and ask me कि यार हमारे आइडियाज कोई लेता ही नहीं है, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। तो मुझे कहने के लगता है हमारे यहाँ ना बड़े सारे सीरियल आइडिया किलर्स घूम रहे हैं। और आर.डी. बर्मन वाज अ सीरियल आइडिया सीकर। He used to give credit to his musicians. On the spot he used to change things. अरे यार ये अच्छा लग रहा है, ये उसने गलती भी की होगी या कुछ और बजा दिया होगा। He used to go ahead and tell people कि यार आपको जो ठीक लग रहा है बजाओ, you want to improvise a little, कर लो, मुझे नहीं लगेगा तो मैं मिक्सर में कम कर दूंगा, अच्छा, अदरवाइज I'll keep it. If you like it, I will like it. तो ऑटोनॉमी देना लोगों को, उन्हें लग रहा है कि यार
बढ़िया, आई एम फ्री टू डू इम्प्रोवाइजेशंस। या लोगों को ये बोलना कि यार तुझसे अच्छा तो पियानो कोई बजा नहीं या फिर सकता। तेरे से बढ़िया कमर ही नहीं है जिस पर तबला बज सके। यार क्या क्या पीठ है यार तेरी, वाह वाह मजा आ गया। तो बट लुक एट द टैलेंट, आई मीन वी आर Correct. टॉकिंग अबाउट पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा, लुई बैंक्स, लेस्ली लुइस, भूपिंदर सिंह, उत्तम सिंह, मारुति राव कीर, अपने जमाने के इतने बड़े परकशनिस्ट एंड म्यूजिक अरेंजर, बासु मनोहरी। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट लेजेंड्स coming together and playing for R.D. Burman. And sounding so unique. So unique. And like Hari ji तो बोलते हैं कि भाई we know the counting but he knows the maths. He knows how to use us. तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों को उसमें बड़ा मजा आता है कि यार मेरा टैलेंट यूज हो रहा है यहाँ पे, माई लिमिट्स आर गेटिंग पुश्ड। और तीसरा मैं कहूँगा हमेशा पीपल आर देयर बेस्ट व्हेन दे हैव अ पर्पस, व्हेन दे फील कि यार कुछ तो बड़ा हो रहा है। वो 4, 4.5, 5 मिनट का गाना इतिहास बनने वाला है, Correct. तो 15 सेकंड का अपना क्लिप बजा के भी खुश है बंदा। अदरवाइज दे आर अक्लेम देमसेल्व्स, राइट। ये एक्चुअली अगर आप देखो तो मोटिवेशन की जड़ है सही बात है। टीम के साथ। और ये आदमी ना स्टूडियोज में, सिटिंग्स में, मतलब प्रोड्यूसर्स के साथ, लोगों के साथ, लुक एट द पावर ऑफ हिज पर्सोना एज वेल। ही वाज प्लेइंग, ही वाज मतलब खेल रहे हैं वो, ही इज इन अ फ्लो, ही इज सो डीपली मोटिवेटेड इनहेरेंटली कि ही कैन टेक दैट एनर्जी टू अदर्स। तो वो कहते हैं ना लॉट ऑफ पीपल आर वर्कaholics, मैं तो कहता हूँ R.D. Burman was workaholic. He was just enjoying his work, which made others also enjoy. तो कितने म्यूजिशियंस हमें मिले पंचम अनमिक्स में, ब्रह्मा और मुझे, जब हमें बोलते हैं कि यार हमें लगता ही नहीं था हम काम पे जा रहे हैं। 9 बजे की शिफ्ट शुरू हो रही, शिफ्ट इट्स लाइक ऑफिस, Yeah? बोर ही नहीं हो रहा है, कुछ नया चल रहा है, ये कर लो आज, ये कर लो, तो ये क्यों कर रहा, तो कल तो कुछ कर रहा था ना, कल वही बजा तू। अरे मतलब लुई बैंक्स को इन्होंने एक पब से उठाया। लुई बैंक्स यूज्ड टू प्ले द पियानो देयर और कीबोर्ड देयर। R.D. ने कहा इन कैलकाटा, एंड ही सेड पैक अप योर बैग्स, कम टू बॉम्बे, you're playing for me. And he said, sorry, but I have not heard Hindi music or I'm not into this. तो R.D. का देख ले, बाद में आ जाना, पर आ जाना। फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज हुए और पब्स बंद हुए। लुई बैंक्स ने अपना इक्विपमेंट लिया और R.D. Burman के घर पहुंच गए। अच्छा जी। R.D. ने कहा आ गया तू 11 बजे पहुंच जा। तो बैकग्राउंड स्कोर में एक शशि कपूर, संजीव कुमार की फिल्म थी फ्रॉम आई थिंक BR फिल्म्स, मुक्ति, उसका पूरा जैज पीस है बैकग्राउंड स्कोर में, which has also been popularized in the West by a lot of people. It's one of the finest jazz pieces in cinema in India. लुई बैंक्स ने बजाया वो। आज भी आप उनके स्टूडियो में जाएंगे, R.D. Burman की फोटो है, he is the jazz king of India today, and he says my godfather. तो वहां से टैलेंट को स्पॉट करना, उनका बेस्ट निकालना, I think this is tremendous. All credit to R.D. Burman. क्या बात है। तो गौरव अभी नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं। बहुत जरूरी है कि अब हम गोबर फेज की बात करें। वहीं पे जाके एक इक्वेशन सेट होती है, वहीं पे सोना तब के कुंदन होता है, और थोड़ा उस दौर के अंदर डीप जाएंगे ताकि लोगों को पता लगे कि सुपरस्टार्स होने के बावजूद भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो स्ट्रेट मैं पूछना चाहूंगा, इतने जबरदस्त सक्सेस, इतने जबरदस्त टीम, इतना कमर्शियली प्रूवन फॉर्मूला होने के बावजूद उनका एक बहुत ही डिफिकल्ट दौर शुरू हुआ, क्यों और कैसे? क्या होता है जब गोल्ड की भी माइनिंग होती है ना, तो 1 किलो सोना निकालने के लिए 100,000 किलो मिट्टी, डर्ट, कीचड़ से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। पर आपकी नजर सोने पे होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा फेज था जब आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट मिड 80s टू मिड 90s। 2 ही तरीके के गाने बनते थे, या डबल मीनिंग या नो मीनिंग। ऐसे में R.D. Burman went through definitely a very very rough patch. R.D. ने खुद एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि 26 of my films flopped, and I'm talking about सागर, इजाजत, ये वादा रहा, तू है वही जो गाना है। But these are big songs. Today, yes. See, in those days, what used to happen was, वो satellite TV वगैरह वाला था नहीं, तो Correct. a lot of times songs used to become popular after the film would release. Correct. और कई बार अगर फिल्म ना चले तो गाने भी उसके साथ साथ डाई आउट हो जाते थे, फिर नई एल्बम्स आ जाती थी। Yeah. और जब फिल्म्स फ्लॉप होती है ना, उसके साथ पूरा एक इकोसिस्टम
गिरने लगता है. Correct. पीपल स्टार्ट पिन पॉइंटिंग भाई किसको ब्लेम किया जाए, एक्टिंग कमजोर थी कि गाने कमजोर थे कि ये था वो पूरा होता है. और गाने सारे आज हिट हैं, मतलब बिल्कुल. इसके अलावा और भी बहुत सारे, रोज रोज आंखों तले, हम्म, ऐसा समाना होता, सुपर फ्लॉप फिल्म्स, हॉरिबल फिल्म्स एक्चुअली, ब्रिलियंट सॉन्ग्स. तो वही बात है ना कि सोना ढूंढने के लिए सोने के सही आसपास बोल रहा हूँ. कुछ दिनों के लिए तो ये हुआ. बैक बाइटिंग हुई, अंडर कटिंग हुई. बहुत लोगों ने आरडी जैसा म्यूजिक, आरडी के ही म्यूजिशियंस को भी ले लिया. आरडी एक एक गाने पे हमने अभी देखा कि कैसे मेहनत करते थे, कैसे जी. वो 4-4 मिनट के गाने पे दिनों भर लगे रहते थे. और यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट देख रहे हैं. पीपल आर सेइंग कि मैं यार 1/3 प्राइस पे कर लूंगा, आरडी जैसा ही म्यूजिक दे दूंगा. फिर कुछ यंग कंपोजर्स जब आते हैं तो दे take his style completely. For example, a lot of Jatin Lalit music comes from the R.D. Burman school. हम्म, And today Jatin and Lalit ये कई इंटरव्यूज में खुद बता भी रहे हैं कि यार देखिए ये रिदम हमने यहाँ से लिया, ये ट्यून से हम इंस्पायर हुए. They are saying this in good faith. They're huge R.D. Burman fans. But उन दिनों में it was a competition. so many other factors also played a role, right? I mean, इनको हार्ट अटैक होता है. R.D. Burman goes for a bypass surgery to London. By the time he comes back, if I were to tell you, he used to record 30-35 songs in a month. और bypass surgery के बाद he was doing 8 songs in a month, 8-10 songs. Dramatic drop. Dramatic drop. Plus also देखिए जब हमने बात की थी 26 films flopped. कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, एक जिंक्स जुड़ जाता है. सुपरस्टिशन शुरू हो जाता सुपरस्टिशन शुरू हो जाता है कि यार ये कंपोजर तो अनलकी हैं वगैरह वगैरह. अब खुद आर.डी. बर्मन ने ये बात बताई है इंटरव्यू में. ही वाज सो सिक्योर हिमसेल्फ है. जी. कि 26 ऑफ माय फिल्म्स फ्लॉप, थोड़ा रफ पैच चल रहा है. अब ही सेइंग दैट, बट इंटरप्रेट कुछ और हो रहा है. तो कोई अगर मार्केटिंग वाला होता उनके साथ, पीआर वाला, तो बोलता है यार ये तो मत बोलिए आप. सही बात है. अब जिंक्स होने पे, अब अनिरुद्ध और बालाजी की जो फिल्म, जो बुक है आर.डी. बर्मन पे, उसमें एक फैक्ट हमें पता चलता है जो विच इज डीपली मूविंग, कि आर.डी. बर्मन को उनकी खुद की फिल्म के प्रीमियर्स पे नहीं बुलाया गया. ये भी हुआ है उनके साथ. Oh my God. दिस हैज हैपेंड. वो उनका ग्रेस है, रॉयल्टी है, रॉयल ब्लड है. ही नेवर टुक इट टू हार्ट इन दैट सेंस कि यार ठीक है. ही केप्ट ऑन डूइंग हिज वर्क. उसके बाद a man who was doing 35 songs in a month is now doing say somewhere around 8 to 10 songs in a month. But R.D. बर्मन लगे रहे. वो फेज ऐसा भी हुआ है, अमित कुमार ने हमें एक बार बताया था, किशोर कुमार के बेटे, आइकॉनिक सिंगर अमित दा ने बोला कि मैं बैठा हूं पंचम दा के साथ, प्रोड्यूसर आए और पंचम दा ने मुझे 10 ट्यून सुनाई और बोला देखना यार ये बंदा ना ये 3 मेरी सबसे बकवास ट्यून्स लेके जाएगा, मेरी बेस्ट ट्यून्स लेके ही नहीं जाएगा, इसका टेस्ट ही नहीं है. बट वो लगे रहे. ही केप्ट डूइंग इट. तो आप ये सोचिए कि एक तो अच्छा काम वो कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट नहीं हो रहा है, आसपास का कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन चेंज हो चुका है. बिकॉज कहीं ना कहीं समवेयर द फिल्म मेकर्स दे थिंक कि यार म्यूजिक कंपनी या बाहर से कॉपी कर लो, पाकिस्तान के गानों को कर लो. आर.डी. बर्मन के ही गानों को रिहैश किया जा रहा था. बाय द वे दिस वाज आल्सो हैपनिंग. जी. ऐसे में टू गोइंग थ्रू दिस फेज, वो कहते हैं ना कि व्हेन इट इज टफ द ओनली वे आउट इज थ्रू. जी. ही जस्ट केप्ट गोइंग थ्रू, बट वेरी टफ सर्कमस्टेंसेस. वेरी टफ फेस. क्या टी सीरीज ने एक विलन का रोल अदा किया उनके इस और डिफिकल्ट समय के टाइम में? देखिए आर.डी. बर्मन के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं, आई एम कोटिंग आर.डी. बर्मन हिमसेल्फ. जी. उनके ही इंटरव्यूज से मैं बोल रहा हूं, बिकॉज ही हैड साइंड अ डील विद टी सीरीज विद गुलशन कुमार. एंड उनसे ये बोला भी गया था कि भाई लता जी, आशा जी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट, व्हाई डिड यू डू इट. तो ही सेड देखो यार, मुझे अच्छा काम मिल रहा था, मुझे अच्छे पैसे भी मिले. आई थॉट कि इसमें एक अच्छा मैं कुछ निकाल सकता हूँ, बिकॉज स्टूडियोज भी हैं, नए स्टूडियोज हैं, आई कैन यूज अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. तो ही डिड हिट अ रफ फेस विद टी सीरीज एज वेल, बिकॉज एक फेज ये आ गया था कि उनको दिक्कत आ रही थी कि बिना लता आशा के अब मैं कैसे गाने करवाऊं. उसके अलावा ये भी हुआ कि उनको ये बोला गया कि भाई आपके जितने भी गाने होंगे आप मुझे बैंक बना के दे दीजिए, हम लोग इसके ना बाद में वो भजन बनाएंगे या डब करेंगे, या इसको That was a T-series play at that time. दूसरी लैंग्वेजेस में डब करेंगे. तो पंचम दा ने ये बोला कि देखिए आपको मेरी ट्यून्स यूज करनी है. आईपी कॉपीराइट इतना होता नहीं था उस समय. तो उन्होंने कहा कम से कम यार मुझे बुला लो, आई विल डू द डबिंग, लेट मी एटलीस्ट माय ट्यून, माय सॉन्ग, टेक केयर ऑफ द सॉन्ग. करेक्ट, आई विल टेक केयर ऑफ इट. और एक कंपोजर के लिए टू गिव अवे हिज राइट्स
to give away his baby, his creation, it's very difficult. So Pancham Da had to walk out of that deal. तो मैं कहूँगा कि I think yes, that did play a role in his downfall. I think overall सिनेमा, क्योंकि वो सिनेमा के लिए बना रहे थे, विद इन बाउंड्रीज वो बना रहे थे. 80s के अंदर, जैसा पहले भी चर्चाएं हुए, कि सिनेमा इटसेल्फ वेंट थ्रू विदाउट अ डायरेक्शन. 70s में एंग्री यंग मैन था, बट 80 के दशक में पूरा एक दिशा भ्रमित हो चुका था पूरा इंडस्ट्री, और कुछ समझ में आता क्या थी वो ना. सो वी वर रिमिक्सिंग, वी वर लिफ्टिंग, पाकिस्तानी कंटेंट वाज कमिंग इन, इंग्लिश मूवी सॉन्ग्स वर कमिंग इन. और मैं समझ सकता हूँ कि कहाँ पे एकदम से एक भूल भुलैया सा क्रिएट हो गया होगा. वो एक अकेले कंपोजर थे. ज्यादातर हमने देखा कंपोजर्स डुओ होते हैं, है ना. जतिन ललित, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बिल्कुल. अभी हम सचिन जिगर देखते हैं, कल्याण जी आनंद जी देखते हैं, विशाल शेखर. तो क्या वो भी एक प्रॉब्लम रहा उनका टू सर्वाइव थ्रू दिस डिफिकल्ट फेज? मतलब देखिए, मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि आर.डी. बर्मन वाज नॉट अ मार्केटिंग ब्रेन, ही डिडंट हैव दैट पीआर ब्रेन. तो कभी कभी पार्टनरशिप में ये एक एडवांटेज होता है. One of them either is a composer, the other is a arranger, one of them is a whole and soul musician, the other one is also having that business brain. relationship person. वो मिस किया उन्होंने definitely, no doubt about it. Because अगर आप कहीं ना कहीं देखो तो एक फेज ऐसा भी था जब उनके म्यूजिशियंस ने उनके साथ काम करना कम किया, बंद किया. मैंने इतने म्यूजिशियन से बात की है जो उनके साथ जुड़े रहे लास्ट तक. वो बताते हैं कि उनके गुजर जाने के बाद लॉट ऑफ पीपल केम एंड सेड, अरे हम तो पंचम दा के साथ थे, हमने ये किया वो किया. तो क्रेडिट लेने तो आ जाते हैं बहुत लोग, लेकिन जब उन्हें जरूरत थी तब नहीं था. एंड हाँ, और देखिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ही कांट. करेक्ट. बट द फैक्ट दैट यू आर प्लेइंग हिज ट्यून्स, लिटरली ये हो गया था कि पंचम दा, हमें ये कहानी बताई जाती है कि अपने कैसेट पे कई बार लिख देते थे, डोंट गिव इट टू पप्पी. तो एक इमेजिन मेरी क्रिएशन मुझसे पहले ही कहीं और रिक्रिएट हो जाए, क्या गुजरेगी उस आदमी पे. बट आरडी के पास एक चीज थी, दैट फ्यूचरिस्टिक माइंड दैट ही हैड. तो कहीं ना कहीं देयर वाज अ कमबैक वेटिंग टू हैपन. ऑफ कोर्स, बहुत फ्री स्पिरिटेड, फियरलेस, इररिवरेंट. बट एक चीज के बारे में अगर हम जिक्र नहीं करें तो आई थिंक कहानी अधूरी रह जाएगी, विच इज अबाउट हिज लव लाइफ. तो क्या उनका complicated, if I can use the word, love life, especially with Asha Bhosle, added to the overall situation? I wouldn't say that. I think ये partnership थी. Asha ji, one of the finest singers of this planet. Here is R.D. Burman, one of the finest experimenters, fueling up the energies. Composers. Correct. I mean, you look at the synergy. Yes, of course. Unmatchable. No doubt about it. And it was a partnership. लास्ट तक वो पार्टनरशिप रही, दोनों एक दूसरे के साथ रहे. हाँ, जैसे किसी भी मैरिड लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इनके साथ भी हुई. पंचम अनमिक्स के दौरान हमने वो भी सब देखा. बट मोर इम्पोर्टेंटली फॉर हिम, व्हाट वाज इम्पोर्टेंट वाज, सी ही वाज ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट सिंगर्स, न्यू यंग डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स. तो वो सब एक फेज चल ही रहा था. अगर आप देखें तो चाहे वो द्रोही एल्बम हो, राम गोपाल वर्मा की पहली एल्बम, उसमें भी आशा जी ने गाया है. चाहे आप गर्दिश देखते हैं, प्रियदर्शन की एल्बम, न्यू डायरेक्टर, उस पे आएंगे हम थोड़ी देर में. उस पे भी आशा जी ने गाया है. तो ही ऑलवेज हैड दैट पार्टनरशिप गोइंग. यस, पर्सनल लाइफ में देयर वर सम कॉम्प्लिकेशंस, बट ये जो एक पार्टनरशिप थी, आई मीन दिस वाज डेडली कॉम्बिनेशन. इवन टुडे आई डोंट थिंक वी हैव दिस कॉम्बो ऑफ singer and composer which has come out so powerfully. Yeah, I think that mutual respect बोलिए या एक दूसरे के टैलेंट को कैसे हार्नेस करना है, this was always the strength of this relationship. But how was his health during that phase? हाँ, so as I said कि उनका bypass surgery भी हुआ था, तो lot of life changes. He had diabetes also. अच्छा. तो हार्ट का जो भी हुआ कॉम्प्लिकेशन, फिर शुगर भी है. तो yes, definitely. Lifestyle was a challenge? Lifestyle में yes, to some extent. I mean, he was always free spirited. अपने गुजर जाने के एक दिन पहले वो पुणे से ड्राइव करके भी आए, खुद ड्राइव करके गए, खुद ड्राइव करके आए. तो I mean, he was living his life. थी एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग वो कर रहे थे उस दौर में. He was actually cutting a lot of private albums. उस समय प्राइवेट एल्बम्स नहीं होती थी. तो उन्होंने कई सिंगर्स, नए सिंगर्स, एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स के साथ
प्राइवेट एल्बम्स भी रिलीज की थी 90s में, अर्ली 90s में। उनकी एक इंग्लिश एल्बम आई थी पैंटेरा, विच वाज इन 1987। सैन फ्रांसिस्को जाके आर.डी. बर्मन ने एक इंग्लिश स्पेनिश एल्बम कट की थी। देयर वाज नो इंडियन म्यूजिशियन, all foreign musicians, Latin American, Puerto Rico, American, I think Japanese भी कोई था वगैरह। He had musicians from the globe. क्या बात। He collaborated with Jose Flores. He's Santana's musician also. He's an independent composer also. SFO में हैं वो, अभी भी हैं। और आर.डी. बर्मन की वो जो कोलैबोरेशन है, he recorded with Francis Ford Coppola's recordist in 10 days flat. Even the recordist was shocked कि 10 दिन में 7 गाने आपने रिकॉर्ड भी कर लिए हैं और उसमें कुछ उन्होंने भी गाया। देयर वाज नो इंडियन इंस्ट्रूमेंट बाय द वे। वहाँ कोई ऐसी वोकैबुलरी, ग्रामर, यूट्यूब ये सब नहीं है कि आप सीख के जा रहे हो या आपने कहीं वेनिस में या वियना में सीखा है म्यूजिक। नहीं 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 नहीं। दिस मैन वेंट फ्रॉम इंडिया, रिकॉर्डेड ऑल वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स विद न्यू रिकॉर्डिस्ट, एंड ऑफ कोर्स ही टुक विद हिम मंगेश देसाई जो इनके साथ थे वहाँ पे। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल album it is. I mean, Pantera, by the way, one or two of its songs were on top of the charts अच्छा, in US. वाह। आपको मतलब बता पाए क्या नाम था उस ट्रैक का? हाँ, तो इन एवरी सिटी करके एक In Every ट्रैक City. है। ओके। आर.डी. बर्मन जब एक पब में भी थे अपने फ्रेंड होजे फ्लोरेस के साथ, तो दे एक्चुअली प्लेड दिस सॉन्ग, यंगस्टर्स वर डांसिंग। दे हैड नो आइडिया कि इसका कंपोजर जो है वो एक इंडियन है, यहाँ बैठे हुए हैं। एंड एट द एंड ऑफ द ट्रैक everybody clapped. वाह। And he said this was one of the most high points of my life, a very powerful moment for him. He literally had tears in his eyes. अनडाउटेडली एक इतना सुपरस्टार कंपोजर जो इतनी जबरदस्त अचीवमेंट करने के बाद इस टाइप के फेज से गुजर रहा है, सेहत अच्छी नहीं है, काम आना बंद हो गया है, सो मच सो कि उनको एक किस्म का, इफ आई कैन यूज द वर्ड, पनौती की तरह देखना शुरू कर दिया था। क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि उनको मूवी लॉन्च या प्रीमियर पे उनको नहीं बुलाया जाता था, काफी साइकोलॉजिकली लिटरली क्रैशिंग एक फेज है ये। बिल्कुल। बट फिर आता है लेट 90s का दौर, और फिर आता है जबरदस्त कमिंग बैक, अर्ली 90s का। अर्ली 90s, सॉरी, हाँ, अर्ली 90s। सो वो दौर जहां पे इट्स नॉट जस्ट अ कम बैक, इट्स अ कम बैक विद अ बैंग। 1942 लव स्टोरी, गर्दिश, और मतलब लंबी कहानी है। तो ये कमबैक कैसे आया? हाँ, मतलब बाय द वे इसके अंदर भी बहुत लेसन्स हैं हम लोगों के लिए, बिकॉज इस फेज में आर.डी. का देखिए काम आना कम हुआ, कई पार्टनरशिप्स टूटी जी। टू अ लार्ज एक्सटेंट। म्यूजिक का हमने बात किया, डायनेमिक्स कैसे चेंज हुआ इंडस्ट्री का। बट वही है कि अच्छे काम को आप कब तक रोकोगे। मैं थोड़ा सा एक स्टेप बैक लूंगा। देयर वाज दिस ब्यूटीफुल फिल्म कॉल्ड परिंदा। Vinod Chopra, he's written a very nice book called Unscripted. उस पे he's captured a lot of stories as well. परिंदा की एक खास बात यह है कि बहुत ही लो बजट में बन रही फिल्म थी, और एक्टर्स को कैसे इकट्ठा करें, और NFDC का भी उसमें पैसा लगा हुआ है। नाना पाटेकर हैं, अनिल कपूर हैं, उसमें नजीरुद्दीन शाह भी थे पहले। स्क्रिप्टिंग के फेज पे काफ़ी चेंजेस हुए। एक टाइम ऐसा आया, सो ही वेंट टू पंचमदा। अब उस समय पंचमदा वाज लाइक द किंग, एंड ये तो FTII से भी आए हैं, और इनके ऑफ कोर्स ही हैड एन ऑस्कर नॉमिनेशन बिहाइंड हिम, विनोद, प्लस ही हैड सम गुड फिल्म्स लाइक खामोश एटसेट्रा। बट परिंदा वाज हिज फर्स्ट कमर्शियल, म्यूजिक भी होंगे, गाने होंगे, उस तरह का एक सेटअप। अमेजिंग स्क्रिप्ट, वेरी वेल शॉट। कैन वी गेट पंचमदा? तो ये पंचमदा के पास जाते हैं कि आप म्यूजिक करेंगे, तो आर.डी. बर्मन अग्रीड। तो ये बात हो रही है जब उनका अच्छा दौर था, जब उस टाइम एक ठीक ठाक दौर चल रहा था। बिल्कुल। हाँ। और 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स वो जीत चुके थे, जी। सनम तेरी कसम, मासूम, उसके कुछ 4-5 साल की बात है। अब परिंदा में बिग ब्रेक थ्रू, कुछ कास्ट बैठ गई है, लेकिन आर.डी. बर्मन का म्यूजिक होने वाला है। विनोद चोपड़ा को एक ऐसा टाइम भी देखना पड़ा था जब ये फिल्म बंद हो गई थी। अच्छा। फंडिंग रुक गई, कास्टिंग में प्रॉब्लम हुई। ही वेंट टू आर.डी. बर्मन एंड सेड कि पंचमदा ये फिल्म तो नहीं बन पाएगी, तो देखते हैं कब कुछ हो पाएगा, तो आप रहने दीजिए, लेट्स नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग। तो आर.डी. ने कहा ठीक है आप जाइए, मैं विल फिगर आउट। रात को उन्होंने फ़ोन किया विनोद चोपड़ा को। ये पंचम अनमिक्स में भी स्टोरी है, नरेटेड बाय विनोद। आर.डी. टोल्ड हिम कि देखो यार, कल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक गाना,
तुम आ जाना। तो उन्होंने कहा बट कौन सी क्या गाना? तो परिंदा फिल्म है, उसका गाना रिकॉर्ड करो। बट फिल्म तो नहीं बन रही ना, आप क्या मजाक कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैं बना दूंगा गाना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने पैसे से, डोंट वरी, तू आ जाना बस। Imagine what we are talking about, an established composer right on the top of his game, and somebody who is doing his first commercial venture, so to speak, Vinod Chopra. And RD saying, यार मैं अपने पैसे से रिकॉर्ड कर लूंगा। ये रिकॉर्डिंग होती है। This I'm sure deeply touched Vinod Chopra. फिल्म बनी। By the way, Jackie Shroff has gone on record to say कि I signed परिंदा, मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ता ही नहीं हूँ, मुझे कुछ मतलब नहीं होता, मैं तो साइन किया, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके सुन के, गाना सुन के मैंने साइन किया है। दैट इज जैक। बाय द वे वो गाना जो अनिल कपूर पे पिक्चराइज होगा। जी जी। बट इट वाज सो पावरफुल कि सर यार चलो चलो। अच्छा, जैकी को लगा कि उनके ऊपर पिक्चराइज, उन्होंने लगा कि यार गाना इतना बढ़िया है तो करते हैं फिर। सही बात है। तो ये हुई, सब हुआ। उसके बाद एक दौर आता है जब इंडस्ट्री चेंजेस एंड पंचम दा के पास उस तरह का काम नहीं है, बिग बिग बैनर्स नहीं है वगैरह वगैरह। धीरे धीरे काम आ रहा है। प्रियदर्शन had approached him, Ram Gopal Verma had approached him, so he had done some of those films. But ये होते होते 1942 लव स्टोरी लॉन्च होती है and Vinod Chopra goes to him. By the way, this is important because Vinod Chopra was told by the music companies, don't take R.D. Burman. We will not be able to buy his music. He still went because 1942 based film है, period film है. The only person who can crack this music is R.D. Burman. Vinod went to him. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि when you are successful, when you are climbing that ladder of success, make friends, be good to people. You're never so important that you're rude to people. Because जब downfall आएगा, आप नीचे आओगे, यही दोस्त वहां खड़े मिलेंगे आपको। This is a classic example. R.D. Burman got 1942 A Love Story is a beautiful opportunity. He completely changed the course of music. जो गाने ऑटो रिक्शाज में प्ले हो रहे हैं और लोगों के घरों में इतना प्ले नहीं हो पा रहे हैं, अब 1942 लव स्टोरी आता है एंड फिल्म म्यूजिक कम्स बैक फ्रॉम ऑटो रिक्शाज टू इंडियन ड्राइंग रूम्स, लिविंग रूम्स. That is the power of 1942. और म्यूजिक कंपनीज, they started telling composers and lyricists कि यार वो R.D. बर्मन जैसा बनाओ ना, 1942 जैसा बनाओ ना. करेक्ट. आप बिलीव नहीं करोगे, एक रिकॉर्डिंग हो रही थी, जावेद साहब ने कहानी सुनाई है कि एक रिकॉर्डिंग हो रही है, वो कौन सा गाना है मुझे ध्यान नहीं है, कुछ ना कहो है या रिमझिम है या प्यार हुआ चुपके से या एक लड़की, आई मीन एवरी सॉन्ग, एक लड़की को देख, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. रिकॉर्डिंग खत्म होती है, ऑल म्यूजिशियंस गेट अप एंड दे गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू R.D. बर्मन. एंड जैसे कि दादा 5 साल हो गए ऐसा गाना नहीं बजाया हमने. Imagine what it does to that man. And he went around the world telling people कि यार आने दो ये फिल्म, देखना मेरा comeback. As life would have it, this was his good moment. Correct. From the Gobar moment. But unfortunately, he passed away before the album could release. Stupendous success. But he didn't live to see it. वो एक अलग ही एक rebirth है वो R.D. बर्मन का और इंडियन म्यूजिक का. But he was not there to see it. But I mean, they say, right? I mean, don't cry because it's over. Smile because it happened. That is what the power of R.D. Burman's music is. It is still, I mean, 30 years on. 94 की मैं बात कर रहा हूँ, आज 2025 है. रियलिटी शोज, टेलीविजन, यंगस्टर्स, आज भी आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, पार्टी कंप्लीट ही नहीं है बिना R.D. रात को लोग जो हैं एकदम प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, विदाउट रिमिक्स्ड, विदाउट नो रिमिक्स R.D. बर्मन के गाने गा रहे. R.D. बर्मन इज स्टिल हियर. एब्सोल्युटली. आई मीन हम तो मानते ही नहीं है कि भाई he passed away or he's not there. जी. I mean, it was a completely new life given to music by him in a way. और आप बता रहे थे एक म्यूजिक इंडस्ट्री से काफी सीनियर पर्सन ने जो कोट किया, कितने ट्रैक्स और कितना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू म्यूजिक कंपनीज आर स्टिल मेकिंग इवन टुडे. बिल्कुल. इंडियाज लार्जेस्ट म्यूजिक कंपनी के जो मिडिल ईस्ट और यूके मार्केट देखते थे, ही मेट मी इन दुबई वंस. और हम एक एल्बम लॉन्च कर रहे थे. वी वर 3-4 फैंस, वी कॉल आवरसेल्व्स पंचम यूएई. तो हम लोग एक एल्बम लॉन्च कर रहे थे अलॉन्ग विद दैट कंपनी कि यार एक कंपाइलेशन ऑफ पंचम सॉन्ग्स इन यूएई.
तो उन्होंने, मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे कहा था, आई वाज वेरी यंग दोस डेज, तो जस्ट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज दुबई में जॉब करने गया, और उन्होंने ओवर लंच, जब हम लॉन्च कर रहे थे खलिज टाइम्स, ये वो काफ़ी मीडिया वहाँ आया हुआ था, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ आपको, आज की डेट में, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट मिड 2000, विच मीन्स 2003, 4, 5, आज की डेट में म्यूजिक इंडस्ट्री को आर.डी. बर्मन रन कर रहे हैं। चाहे आप रेडियो देख लो, आप कैसेट सीडीज देख लो, रिकॉर्ड्स देख लो, his compilations, his albums, all over again are being released, and they are selling like hotcakes. We're talking about 10 years after his death. Literally, he was running the, well, in his words, right? This is what he told me. He was running the music industry. आज भी आप रेडियो खोल लो, रेडियो ऑन करिए, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी या आर.डी. बर्मन या किशोर कुमार का गाना चल रहा होगा, 100% कर लो। सो गौरव, आपने बताया कि अपने बहुत अच्छे दौर के टाइम में लोगों ने दोस्त बनाने बंद नहीं करने चाहिए, बिल्कुल है ना? तो आप डॉक्यूमेंट्री के दौरान, इवन अदरवाइज, आप बहुत सारे लोगों को मिले हैं। यू आर अ पंचम सुपर फैन, लाइक द फैन दैट आई हैव एवर मेट, है ना? कोई और enthusiast, okay? You're downplaying your commitment to understand a legend and share stories around, around him by just saying enthusiast. So, अपने इस एफर्ट में आप कोई खास ऐसी कोई कहानी आपके पास जहां पे पंचम, द गोल्डन हार्ट, द गुड हार्ट, और द फ्रेंड पंचम ही वाज, कोई स्टोरी बताइए ना। हाँ, मतलब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने तो एक अप्रोच ले लिया था कि मैं किसी से भी मिलूंगा तो पहले ये पूछ लूंगा कि भाई आर.डी. बर्मन से मिले हो, कुछ बता सकते हो तो बता दो। वहां से अब कैसे रैंडमली कहानियां आ जाती हैं, और कभी कभी कहानी आपको ढूंढ भी लेती है। बाय द वे, मैं कार्लोस सेंटाना से मिला हूँ, HP के एक इवेंट में मैं गया था, तो आई वॉज गिवन अ मीट एंड ग्रीट पास। मुझे बोला गया कि यार आप, इफ यू वांट टू मीट हिम प्लीज गो अहेड। मैं बैक स्टेज जाता हूँ, तो उसमें था कि भाई एक फोटो अपॉर्चुनिटी है सेंटाना के साथ, और आप मिलिए, इंटरेक्ट करिए। तो मैंने एक ही सवाल पूछा, हैव यू हर्ड अबाउट आर.डी. बर्मन, हैव यू हर्ड हिज म्यूजिक, यू शुड लिसन टू हिज म्यूजिक, इट्स वेरी मच लाइक द स्टेज यू सेट अप विद लैटिन अमेरिकन रिदम्स, bass, ये वो, and of course added Indian element. जी। He said I will check him out. You man, चांस लेने में क्या है? If he has heard, then मुझे एक स्टोरी मिल जाएगी। जी। अब देखिए, कहानी आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ भी लेती है। मैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का बाईपास सर्जरी हुआ था, तो मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था उनके डॉक्टर का, डॉक्टर मुकेश, एंड UK बेस्ड, लंदन में शायद सर्जरी हुई थी। तो इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि भाई आप तो हार्ट के डॉक्टर हैं और इतनी बाईपास सर्जरीज आपने की हैं, हाँ। प्राइम मिनिस्टर का भी किया है आपने अभी, सबसे बड़ा दिल किसका है, ऐसा कोई सबसे बड़ा दिल मतलब ऐसा कुछ उनसे पूछा गया था, दिल के। तो मैंने कहा यार अच्छा सवाल है, तो आगे भी पढ़ने लगा मैं। तो ही सेज यस, आई हैव डन अ फ्यू सेलिब्रिटी सर्जरीज, और एक मैंने आर.डी. बर्मन का किया। अरे यार एक मिनट रुको, ये क्या चल ये वाला मुझे बताओ। एनी सेट की उनसे बड़ा दिल मैंने देखा नहीं है। ही सेड कि देखिए लंदन में सर्जरी हुई, उसके बाद टू थैंक मी, पंचम दा जब रिकवर हो गए तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया फॉर डिनर, एंड इट वाज अ स्वीट जेस्चर ऑन हिज पार्ट, और डिनर हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ 10 ऑडियो सीडीज गिफ्ट की, और उस टाइम पे तो सीडीज वाज लाइक वेरी न्यू, वेरी न्यू, सीडीज वर नॉट दैट पॉपुलर, राइट? एंड अब डॉक्टर मुकेश ने कहा, पंचम आई एम सॉरी बट आई डोंट हैव अ CD प्लेयर, मैं तो नहीं सुन पाऊंगा ये सब, आप रख लीजिए। तो उन्होंने ले लिया। अगले दिन इनके घर, डॉक्टर के घर, बेल बजती है, आर.डी. बर्मन के ड्राइवर, वही CDs और एक ब्रांड न्यू CD प्लेयर। क्या बात है। एंड ही सेड यार, मतलब मैं क्या बोलूं, सही बात, कि he could have just given me something else or just forgotten about it, but he made sure that I get a CD player. तो ये है, तो कहानियां कहाँ से आ जाती हैं, कहाँ से आती है। आपकी ये स्टोरी हंटिंग एफर्ट में कभी आप उनके घर तक पहुंच पाए? हाँ बिल्कुल, मैं 2-3 बार उनके घर के अंदर गया हूँ। क्या बात। इनफैक्ट दिस इज द हाउस यू सी इन झनकार बीट्स, जो आता है, क्लाइमैक्स पे जो आता है, अच्छा, तीनों कैरेक्टर्स उनके बाहर, घर के बाहर से ही वो एकदम हाथ जोड़ के, एंड दे टेक हिज ब्लेसिंग्स एंड पावर, कि यार कल वो गाना हम कर रहे हैं, परफॉर्म करने वाले हैं, तो मे वी गेट ऑल द पावर फ्रॉम आवर गॉड आर.डी. बर्मन, ऐसा उस फिल्म में था। तो मैं उनके घर गया था पंचम अनमिक्स के काफी पहले। अच्छा, इवन बिफोर द डॉक्यूमेंट। 2-3 साल पहले।
और वहाँ आशा जी भी थी। क्या बात है। तो होता ये था कि आज भी शायद होता है कि आशा जी अपने वर्ल्ड टूर की जो रिहर्सल्स हैं म्यूजिशियंस के साथ पंचम दा के घर पे करती हैं। दिस इज मैरीलैंड्स इन नॉर्थ एवेन्यू रोड, सेंटा क्रूज। ओके। तो मुझे वहाँ पे एक्सेस मिला कि आशा जी का हो जाएगा रिहर्सल, आप तब आ जाइएगा, वो जा चुकी होंगी, आप घर देख लीजिए, फिर हम लॉक कर देंगे। तो थ्रू एंड थ्रू मैं पहुँच गया वहाँ पे। पहुँचा तो सामने आशा जी बैठी हुई थी। अब वो म्यूजिक रूम में म्यूजिशियंस बैठे हैं, आशा जी, मैं पीछे जाकर के बैठ गया। आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब द रिहर्सल, हो चुकी थी, देवर जस्ट चाय पी के चिट चैट चल रही थी। अब मैं देख रहा हूँ कि यार आई एम इन आर.डी. बर्मन्स म्यूजिक रूम, ये तो मतलब मजा आ गया आज तो मुझे, फ्रेश आउट ऑफ IIT। आशा जी मुझे देख रही हैं कि ये अभी आया है, क्या कर रहा है। तूने कहा आप म्यूजिशियन कुछ? मैंने कहा नो म्यूजिशियन, पंचम दा का फैन हूँ मैं, उनका घर देखना चाहता था। तो उन्होंने कहा अच्छा आओ, और उन्होंने घर दिखाया और म्यूजिशियन के सामने कि वो यहाँ बैठते थे, इससे पहले वो वहाँ रहते थे, ये घर था, ये लगभग इस साल खरीदा। बोलते बोलते उन्होंने मुझे कहा कि बीच में 2 साल वो होटल में भी रहे, होटल सीजर्स पैलेस। तो मैंने कहा जी जी, खार में वो सीजर्स पैलेस। एंड शी सेड 66 67 की बात है। तो मैंने कहा नहीं नहीं आशा जी, वो 72 की बात है, तब वो थे सीजर्स पैलेस। एक कमरे में सन्नाटा, म्यूजिशियंस ऑल डाई हार्ड फैंस ऑफ आर.डी. और उनमें से कुछ ने पंचम दा के लिए बजाया भी हुआ है, वो आशा जी। अब ये लड़का आकर के कॉलेज से निकला हुआ आज ये बता रहा है कि थोड़ा ईयर करेक्ट कर रहा है। हाँ। आशा जी ग्रेसफुली शी टर्न टू मी, डेड पैन लुक, हाउ डू यू नो, क्यों बोल रहे हो? सही सवाल है बॉस। सही सवाल था। तो मैंने कहा देखिए आशा जी, मुझे ये बात पता है कि बीती ना बिताई रहना उस होटल में बना, मुसाफिर हूँ यार हूँ, परिचय के गाने, परिचय 1972 की फिल्म है, तो लगभग 71 तो पक्के से वो उस होटल में थे, 66 में नहीं थे। तो आशा जी ने कहा शी टर्न टू हर म्यूजिशियंस एंड शी सेड, ये होता है फैन, मेरा ऐसा एक भी नहीं है। मतलब इट वाज जस्ट, बट गौरव, यू आर अ ट्रू फैन बॉस। मतलब I didn't imagine somebody to be such a big, good, sincere fan. Kudos. I'm just amazed with the way R.D.'s genius comes out in so many dimensions, चाहे पर्सनालिटी हो, म्यूजिक हो, जिसके बारे में हमने बात की, और आज भी ऐसी ऐसी चीजें निकल के आ रही है निशांत की मैं आपको बता नहीं सकता। न्यू एलिमेंट्स, न्यू एक्सपेरिमेंट्स, न्यू ऑब्जर्वेशंस, मतलब पीपल कॉल ईच अदर, यार तूने इस गाने में ये सुना, ये साउंड सुना, ये कहाँ से आया, ये एक्सपेरिमेंट सुना, ये कहाँ से आया। ऐसी ऐसी चीजें आज भी निकल के आ रही हैं। तो आई थिंक दिस इज इट्स एन ओशन एंड देयर इज नो लिमिट टू इट। And I think स्पूल पे भी काफी कंटेंट बैंक है जो अभी स्टिल पीपल आर डिगिंग आउट। करेक्ट, बिल्कुल, दे आर स्टिल डिगिंग आउट एंड पंचम मैजिक इज डूइंग अ गुड वर्क देयर। सुपर। तो आएंगे और भी अनरिलीज रेयर माल आएगा सबके। तो हम एक और पॉडकास्ट करेंगे इसके ऊपर। मूव करते हैं रैपिड फायर राउंड पे। आर यू रेडी? आई थिंक सो। R.D. Burman in one word. Oh wow. Oh wow. He continues to amaze. I got the answer. उनका मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग? काफी है, बट आई थिंक एक गाना जो मेरे लिए स्टैंड आउट करता है वो है आजा मेरी जान। इट वाज रिकॉर्डेड बाय हिम। उसकी फाइनल मिक्सिंग उन्होंने नहीं की थी, बट वी हैव द रिकॉर्डिंग, वी गेट इट। उसमें मनोरिदा ने बहुत प्यारा सैक्सोफोन बजाया एंड S.P. बालासुब्रमण्यम हैज संग इट in R.D. style, lot of improvisation, dummy words. Oh, beautiful song. Aja Meri Jaan. I would ask people to check it. रिलीज होएगा ना? Unreleased ही है। अच्छा, unreleased। हम फिर T सीरीज में बाद में एक compilation में डाला। तो आप मुझे थोड़ा लिंक देना इसके में, मतलब पता करता हूँ वो जो the one आजा मेरी जान, I know how different is this one। हाँ, फिर पता चलेगा आपको कि what is R.D. There was a reaction उनकी, नहीं ये वाला नहीं भाई। Okay, एक ट्रैक जो इंस्टेंटली आपका मूड लिफ्ट कर देता है। I think प्यार में दिल पे मार दे गोली, उसके अंतरे खास करके, मतलब दैट एनर्जी, ओ इट्स बताइए दो। और पूरा स्टीरियो रिकॉर्डिंग पे है। हाँ। दारा रे रारू दारा रा ना ना तारा रा रा ना। तो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैं तो बहुत बुरा गाता हूँ, R.D. विल कम एंड स्लैप मी। ना आपको तो आशीर्वाद देके जाएंगे। गान तुम मेरे गाने मत गाना। शायद उस चोट से आपकी गाने की क्षमता शुरू हो जाए। अभी तो नहीं है। एक सॉन्ग जो रिमिक्स के लिए इम्पॉसिबल है? 2 हैं एक्चुअली। मुझे लगता है आज भी डिस्कोज में, पार्टीज में, ये 2 गाने कोई डीजे रिमिक्स नहीं करता, वो गलती करता ही नहीं।
महबूबा महबूबा इज अरे, ऑलवेज प्लेड ओरिजिनल. हाँ जहां तेरी ये नजर है, करेक्ट. उसका जो रिदम है, यू डोंट हैव टू टच इट, इट्स ब्यूटीफुल. तो ये प्यार हमें किस मोड पे ले गया है? दैट्स आल्सो आरडी बर्मन. दैट्स आल्सो आडिबल. वो भी यार मैंने कड़क सुना है. मतलब आई थिंक द लिस्ट इज और पॉसिबल. लोग गाते ज्यादा हैं हाँ वो सिंगल ऑन जोन में चला जाता है. बिकॉज वो स्लो से फास्ट में. अब एक तो डीजे बंद कर देता है, लोग अपने आप चिल्ला रहे होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं. बिल्कुल. गॉट इट. ओके, अगर गोबर मोमेंट को एक गाने में डिस्क्राइब करना हो तो वो कौन सा सॉन्ग होगा आरडी बर्मन का? 1942 लव स्टोरी में एक गाना है जो इट समराइजेज आरडी बर्मन्स लो फेज आल्सो. तो गाना जो है वो 1942 में है, जावेद साहब ने लिखा, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक शेर डाला है फैज अहमद फैज का, जिसको आरडी ने कंपोज किया है कि दिल नाउमीद तो सही, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है. एंड दिस इज आरडीज गम की शाम जो बदलने वाली है. और फिर जावेद साहब की लाइनें शुरू होती हैं कि ये सफर बहुत कठिन है मगर ना उदास हो मेरे हम सफर. इट समराइजेस इट इज, आई मीन, ये गाना मैं कितनी बार भी सुन सकता हूँ. क्या बात. ब्यूटीफुली संग, ब्यूटीफुली कंपोज्ड. बहुत बढ़िया. मैं फील कर रहा हूँ सॉन्ग को अभी. बहुत ही बढ़िया. और आपने बहुत अच्छे प्यार से पॉजेस लेके अब उसका ओरिजिनल Justice सुनिए, मजा आ जाएगा. ओके. उनका सबसे बड़ा इनोवेशन इन इंडियन म्यूजिक? वो भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. पर एक जो मुझे बहुत पसंद है, हमने पंचमन मिक्स में भी मैंने एक्चुअली ना पूरा रिवाइज करना चाहिए पूरा क्वेश्चन. हिज टॉप 5 सॉन्ग्स, हिज टॉप 5. ये एक एक मजे करके की बात ये है कि टॉप 5 बदलता रहता है टॉप 5 डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव एक्सप्लोर्ड, राइट. हाँ. बट एक नाम बड़ा मुझे लगता है सुपर हिट, मतलब दिस आई यूज इन द लीडरशिप टॉक्स, मोटिवेशन टॉक, बिकॉज आई यूज द क्लिप फ्रॉम पंचमन मिक्स, ब्यूटीफुली एडिटेड क्लिप. उसमें हमने इंटरव्यू भी किया एक कोरस सिंगर हो, एंग्लो इंडियन सिंगर हो या कॉयर सिंगर, मतलब एक अलग ही उनकी आवाज है. एनेट पिंटो करके एक सिंगर हैं, बैंड्रा में हैं, एंड शी डज म्यूजिक क्लासेस आल्सो. बट आरडी बर्मन के साथ उनका बहुत लंबा एसोसिएशन रहा. एक बार सत्ते पे सत्ता का बैकग्राउंड स्कोर रिकॉर्ड हो रहा था, एंड दिस इज द शॉट जिसमें अमिताभ बच्चन का नेगेटिव कैरेक्टर इज बीइंग शोन फॉर द फर्स्ट टाइम. अब वो बैठ करके एनेट गागल कर रही थी. अच्छा. पंचमदा ने बोला रुको 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 रुको, ये चाहिए था मुझे, ये. तो दादा आई एम गागलिंग. हाँ गागल, कम ब्रिंग द माइक, इधर आओ गागल करो. प्लीज गो बैक एंड लिसन टू दिस क्लिप. सत्ते पे सत्ता में अमिताभ बच्चन एंटर्स द नेगेटिव सेकंड रोल, और पीछे गागलिंग का साउंड है, जिसको मिक्स करके उन्होंने और कुछ उसमें चेंजेस लाके हॉन्टिंग, मतलब उसके बाद ये कम से कम मुझे लगता है 7-10 फिल्मों में यूज हुआ है, सेम ट्रैक बाय अदर पीपल. ओह व्हाट एन एक्सपेरिमेंट. बढ़िया. गला साफ करके सिंग कर रहा हूं. बाय द वे, आपने जो रुको 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 बोला ना, उसमें भी एक सुर सा लगा होता. आई थिंक मैंने फिल्म से ही वो क्लियर है. अगर पंचम दा के पास स्पॉटिफाई होता तो कौन सा जॉनरा आज के टाइम में वो डोमिनेट कर रहे होते? मुझे लगता है 3-4 जॉनर कर रहे होते. यू कांट स्लॉट हिम. आई मीन द मैन हू मेड रहना बीती जाए, चिंगारी कोई भड़के, वहां से लेके फ्रॉम क्लासिकल टू हार्डकोर रॉक चल रहा है, वहां पे दम मारो दम चल रहा है, ये सब. आई थिंक हिज रेंजेस. बात यही है, स्पॉटिफाई क्या, फिल्म इंडस्ट्री भी उनको स्लॉट नहीं कर पाती थी. दे जस्ट डिडंट नो व्हाट टू कॉल इट. अलग ही साउंड है, अलग ही म्यूजिक है, एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि ये आरडी बर्मन का गाना है, पर आप उसको स्लॉट ही नहीं कर सकते. ये है उनका. लास्ट वन. सो आज अगर एक सॉन्ग उनको डेडिकेट करना हो तो कौन सा होगा? एक गाना, आई थिंक उसको आप ये भी बोल सकते हो कि जब फिल्म रिलीज हुई थी तो काफी हद तक वो गाना चला था. इट वाज अमिताभ बच्चन फिल्म. दिस वाज पिक्चराइज्ड ऑन रणधीर कपूर. ये कस्मे वादे करके एक फिल्म थी. इसमें गाना है, आई थिंक इट समराइजेस आरडी बर्मन्स पर्सनालिटी. कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो बस. ही हैज संग इट. उसमें गागलिंग, उसमें भी वो गागलिंग कर रहे हैं बीच में. ओह व्हाट अ सॉन्ग. बीच में एमटीवी पे एक सेगमेंट आया था. देयर इज अ वेरी, दे वेंट टू अ कॉलेज इन बैंगलोर. इट्स अ गर्ल्स कॉलेज, और वहां पे लड़कियां सब मिलके स्टूडेंट जो है, दे वर सिंगिंग दिस. सो दे यूज्ड टू से कल क्या होगा इज आवर एंथम. तो दिस इज ऑलमोस्ट 10 to 12 years back. एंड आई थिंक उसमें साइरस वाज देयर इन दैट एपिसोड और नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट एक एपिसोड में, मतलब सो पीपल, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. इसको भी आप रिमिक्स नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. और आप सुनना चाहोगे इस सॉन्ग को द वे इट इज. बिल्कुल. बहुत बढ़िया. या गौरव, मजा आ गया.
बहुत सारे मतलब किस्से कहानियां और बहुत प्यारे तरीके से ना हमने ढेर सारे लाइफ लेसन्स बिल्कुल। जिक्र किए, और पूरा टीम गुड गोबर का मतलब आपको थैंक यू कहना चाहेगा, क्योंकि यही कुछ मैसेजेस हम चाहते हैं लोगों तक पहुंचे। इट्स सैड कि उनका ये कमबैक लेगेसी एंड अनफोल्डिंग एवरी सिंगल डे लेगेसी वो नहीं देख पाए, एंड जस्ट बिफोर दैट वी लॉस्ट हिम, बट it tells us to keep doing the good job, make the best of the opportunities, make friends like you rightly said, and अभी जिंदगी का ले लो मजा, कल क्या हो किसको पता। क्या बात, ग्रेट गौरव, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड Thank you so much, and all I would say is thanks to R.D. Burman and his sheer genius. आपने सही कहा कि we lost him before his comeback, but वही है ना कि don't cry because it's over, smile because it happened. He's given so many beautiful moments. It will go on forever. Music that touches the soul, touches the heart. Yeah, That is R.D. Burman, and thank you for having me over. It was pleasure a all pleasure. us, Gaurav. Yeah.